एक और टॉपिक है जो बहुत ही चर्चा में है, वो है क्रिप्टो। Cryptocurrency. बिटकॉइन ने जो लास्ट के 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं उससे ज्यादा कितने तो सारे इंडियन स्टॉक्स में दिए। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपको अमीर नहीं बना सकता है। अभी ये जो इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं उनको पहले पूछना चाहिए आपने पैसा बनाया क्या। 90% ऑफ देम हैव कम आफ्टर कोविड। अगर आपने 2008 का फॉल नहीं देखा तो यू हैव सीन नथिंग। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द 2008 का सिनेरियो। अरे नहीं यार, मतलब आई टेल यू 80 90% स्टॉक्स गिरे। निफ्टी वाज डाउन बाय 58%। मैंने एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पे एक बंदा आया था, उन्होंने प्रेडिक्शंस दिए थे ₹150। रुपी हमेशा डिप्रिशिएट होने वाला बिकॉज इंटरेस्ट रेट में फर्क है। रूपी विल नेवर गेट स्ट्रॉन्गर। लोगों ने बोला है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी कुछ नहीं होने वाला है, वॉर चल रहा है। व्हाट आई डू इज दैट, ये देख लीजिए। यू इन्वेस्टेड 9,91,000। हाँ, एंड व्हाट इज द वैल्यू राइट नाउ? 1 करोड़। हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह। अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। केतन सर, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए मेरे पॉडकास्ट पे अनलॉक विद कुणाल जयसिंह। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इतने सारे सवाल मुझे डीएम पे आए हैं आपके लिए स्पेसिफिकली कि केतन सर को प्लीज वापस लाइए, केतन सर से ये कुछ कुछ सवाल पूछिए। 2 महीने पहले तक जब वॉर का सिचुएशन नहीं था, द गो टू इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड्स था, एसआईपी था। आज इतनी वॉलेटिलिटी हो गई है, इस टाइम पे बहुत सारे जो बाकी पॉडकास्ट पे या बाकी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है बोल रहे हैं कि नहीं, अभी म्यूचुअल फंड्स आपको अमीर नहीं बना सकता, एसआईपी अमीर नहीं बना सकता, अभी आप डाइवर्सिफाई कीजिए। तो बहुत ही स्कैरी सिचुएशन हो रहा है उनके लिए। अभी ये जो इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं उनको पहले पूछना चाहिए आपने पैसा बनाया क्या। हैव यू बीन इन मार्केट्स फॉर मोर देन 5 years? 90% ऑफ देम हैव कम आफ्टर कोविड, राइट? जी। तो कोविड के बाद आइडियली मार्केट का सिचुएशन अच्छा ही रहा है। अगर आपने 2000 का 8 का फॉल नहीं देखा तो यू हैव सीन नथिंग। इट्स नथिंग कंपेयर टू दिस। अगर आपने 2010 से 2013 का मार्केट नहीं देखा, उससे बोरिंग मार्केट आज तक मैंने देखा नहीं। सो दिस आर पार्ट एंड पार्सल। थिंग्स वुड बी फाइन, यू नीड टू ट्रस्ट। अभी आप देख लीजिए क्या होता है ना, आइडियली जब चीजों का हाइप होता है ना तब लोगों के बारे में बात करते हैं। आज गोल्ड सिल्वर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। याद है 3 महीने पहले जब सिल्वर ऊपर था, एवरीबॉडी वाज गोल्ड 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 गोल्ड। गोल्ड सिल्वर यही आज खरीदते रहो। आज एवरीवन इज कीपिंग क्वाइट। व्हाई? सो आइडियली लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है ना, सी दिस इज अ प्रॉब्लम दैट क्लियरली स्टेट्स दैट दिस पर्सन हैज नॉट बीन इन मार्केट्स फॉर अ व्हाइल। मतलब आपने 4 या 5 साल बिताए। अगर आपके पास एक 2 या 3 साइकिल का एक्सपीरियंस होता है तो आपको मालूम पड़ता है कि साइकिल कैसे चलता है। सेम गोस विद द म्यूचुअल फंड। दिस जब मार्केट वोलेटाइल होता है सबसे बड़ा पैसा तब बनता है, बिकॉज लोग डरते हैं। सी वॉरेन बफे बोलते हैं ना, व्हेन एवरीबॉडी गेट्स ग्रीडी यू बिकम फियरफुल, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल यू बिकम ग्रीडी। मतलब कि आपको ज्यादा अग्रेसिवली पैसा लगाना है। मार्केट आपको किसका पैसा देता है? ये जो वॉलेटिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, फियर, यही मैनेज करने का आपको पैसा मिलता है कि आप तब कैसे रिएक्ट करते हो। सी इफ दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर हार्ड एंड मनी, इफ दे आर नॉट इन्वेस्टेड अबाउट 25-30 lakhs, तो वो लोगों को कैसे बता सकते हैं जिनकी पोजीशन 1 या 2 करोड़ की है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। आई एम टेलिंग यू, आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड। 1 रुपया मेरा बाहर नहीं है। और जो बोल रहे गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाना चाहिए, सही है, एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। लास्ट टाइम ऑल्सो हम लोग का जब बात हुआ तब हम जी। लोगों ने क्या बोला कि देखिए क्या होता है ना, गोल्ड और सिल्वर इज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट वोलेटिलिटी। बिकॉज जब भी एक बुरी सिचुएशन आती है पीपल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स गोल्ड। गोल्ड बट बढ़ता है। हाँ, तो आप पूरा गोल्ड में नहीं लगा सकते, बिकॉज हमको जो बड़े वाले रिटर्न चाहिए वो गोल्ड से नहीं मिलते। अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स देखोगे ना तो 1-2 डेकेड में उन्होंने, एक डेकेड ऐसा था जहाँ 70% के कैगर रिटर्न्स मिले, एक डेकेड ऐसा था जहाँ -4% के कैगर मिले, बाद में 16% के कैगर। और जो लास्ट का डेकेड था 1920s, 2010 से 2 लेके 20 तक, कुछ 6% का या 4% का कैगर था। अभी ये साल 26 तक ऑलरेडी 16% का कैगर दिए। सो पॉइंट क्या है ना, गोल्ड भी वॉलेटाइल है, पर हम लोग गोल्ड को ना वो एंगल से दिखते नहीं। हम लोग को लगता है यार ये सेफ है। तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, हल्का सा सिल्वर होना चाहिए, फॉरेन इक्विटीज होना चाहिए। यू शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। इसीलिए आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं म्यूचुअल फंड का, तो हर एक चीज का एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब हम लोग ने बात किया तो मल्टी एसेट फंड क्यों बोला था मैंने, स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। बिकॉज अगर गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा करेगा तो पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो विल डू वेल। और जितनी गिरावट आती है आपके पोर्टफोलियो में, उतनी
नॉर्मल लोगों के अगर मार्केट 10% गिरता है तो बाकी के म्यूचुअल फंड 12 या 13% गिरेंगे, तो आपका भी फॉल होगा, पर आपका फॉल होगा 3-4% से। तो ये जो होती है ना, ये पोर्टफोलियो मैनेज करना, जहाँ हल्का सा फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप ये नहीं बोल सकते अरे पूरा इक्विटी से निकालता हूँ, अभी गोल्ड में डालता हूँ, अभी गोल्ड से निकालता हूँ इक्विटीज में, आप कैसा हो, कभी नहीं पैसा होगा, कभी पैसा नहीं बने। इम्पॉसिबल है। अभी देखिए सब लोग ताइवान फंड के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ताइवान डिड वेल, बट नोबडी वाज टॉकिंग 6 मंथ बिफोर। करेक्ट। भागने के बाद सब लोग बात करते हैं। सो भागने के बाद आप पैसा नहीं बनाते, आप बात बेच के ना, जो लोगों ने गोल्ड सिल्वर के बारे में बात किया, सब लोगों की पोजीशन सिल्वर में फंसी है। करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यू बॉट इट एट द पीक। अभी अगर आपको आज के डेट में पैसा कमाना है तो व्हेन नोबडी इज टॉकिंग, तब आपको पैसा लगाना है। देयर इज वेयर यू विल मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी। लाइक बेसिकली अगर सिर्फ एक कहावत के इसमें बोलूं तो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो उभरते सूरज को सलाम नहीं करना चाहिए, नहीं, सिर्फ आप उल्टा उल्टा एकदम। उल्टा करना चाहिए, कोई जहाँ डूबते देखता हुए है, सूरज को सलाम कोई करना जहाँ चाहिए। देखता नहीं ना, वहीं पैसा लगाना, वहीं पैसा बनता है। जब सब लोग बात करते हैं ना, आई टेल यू, सी, I've learned this from Peter Lynch, one of the biggest investor। 30% के क्या रिटर्न दिए थे उनके म्यूचुअल फंड में ओवर द लाइफ टाइम। अमेजिंग। 30%। 30%, 29% टू बी एग्जैक्ट। क्या कह रहा क्या फॉर हिज लाइफ टाइम, ही हैज गिवन मोर रिटर्न्स देन वॉरेन बफे। उन्होंने एक चीज बोली थी, मैं उनके ना वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के बुक से पढ़ा, एंड दैट थिंग स्टेड विथ मी, एंड ट्रस्ट मी कुणाल, इट सेव्ड मी फ्रॉम सो मेनी लॉसेस एंड सो मच ऑफ हेडेक। क्या बोला चीज उन्होंने? उन्होंने एक चीज बोली थी कि स्टे अवे फ्रॉम द हॉटेस्ट सेक्टर एंड द हॉटेस्ट स्टॉक। अभी हॉटेस्ट सेक्टर कौन सा है? आप बोलोगे यू नो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स। तो उन्होंने पहले ही बोला था स्टे अवे फ्रॉम हॉटेस्ट सेक्टर एंड। अभी ये ना रेजिस्टेंस से क्या होता है ना, हम लोग को नॉर्मली, हम लोग वी आर ऑलवेज इंक्लिन्ड, यार सब लोग यही बात कर रहे, इधर ही पैसा लगाते। डोंट डू दैट। आप खुद के लिए इतना पैसा बचाओ, ट्रस्ट मी, आई हैव टेकन इट टू माई हार्ट, और मुझे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मैं इतने बार बड़े बड़े लॉसेस से बच गया जस्ट बिकॉज मैं सोचता था यार पीटर लिंच अगर 50-30-40 ईयर्स उन्होंने मार्केट में बिताए, तो ऑफकोर्स उन्होंने कुछ सोच समझ के काम किया रहेगा। आई जस्ट स्टेड विद दैट एडवाइस कि मैं हॉटेस्ट सेक्टर बाय करने में प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके रहते थे। इट्स नॉट कि आपको बाय नहीं करना है, अगर आपने ये पहले बाय किया तो स्टे विद इट, पर अगर आपने उसे बाय नहीं किया और पूरा आवाज होने के अगर बाद आप बाय करते हो, जैसे कि आपने गोल्ड को 2 लाख पे बाय किया, तो फिर आपके वाट लग गई। करेक्ट। ये जो चीज है ना, स्टे फ्रॉम द हॉटेस्ट सेक्टर एंड द हॉटेस्ट स्टॉक। मतलब सब लोग जब गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करते तो भाई दूर रहो, सब लोग जब फॉरेन इक्विटीज के बारे में बात करते तो दूर रहो। एंड ट्रस्ट मी, आपको 1-1.5 साल के बाद रियलाइज हुआ भाई क्या आपका, मतलब आई हैव सीन पीपल मेकिंग लॉस, बिकॉज उनको फोमो, उनको क्या लगता है ये रैली कभी रुकेगा ही नहीं, अभी यहाँ से और ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और सबसे बड़ा लॉस इधर होता है। सो स्टे अवे फ्रॉम द हॉटेस्ट सेक्टर एंड द हॉटेस्ट स्टॉक, एंड दिस इज अ advice I followed to the hilt, and I'm so happy, so glad. I'm sleeping peacefully. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जितने भी पॉडकास्ट आजकल बन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, ऐसे कम से कम 2 से 4 थंबनेल मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स विल नॉट मेक यू रिच, एसआईपीज विल नॉट मेक यू रिच। I'll tell you, अभी जो लोगों ने पैसा बनाया ना, राइटली सो, पर पैसा कहाँ से बनाया? वो उन्होंने कोर्स बेचा, उनकी यूट्यूब चैनल से कमाया, या उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टिंग करके कमाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। नाउ इफ यू आर गिविंग मी एडवाइस ऑन एक्टिंग एंड यू आर गाय हु, जिन्होंने खुद एक्टिंग की है, देन दैट इज गुड इनफ, आई टेक योर एडवाइस। अभी इन्होंने पैसा बनाया, ये फैक्ट है, पर पैसा कहाँ से बनाया? पीपल, देखिए आई टेल यू, मैं ना आपको एक जोक बताता हूँ। ऑप्शंस एंड ऑप्शंस वाज लाइक 3 साल पहले ऑप्शंस, सब लोग ऑप्शंस ऑप्शन ऑप्शंस। तो आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू वर्क फॉर ह्यूज ब्रोकिंग फर्म, तो मुझे मालूम पड़ा यार यहाँ पैसा नहीं बनता। पर फिर मुझे भी ऐसा फील होने लगा यार शायद मुझे कुछ तो पता नहीं है, एंड आई वर्कड एट अ वेरी टॉप लेवल, जहां से मुझे सब मालूम पड़ता। फिर भी वो डाउट आते यार सब लोग पैसा बना रहा है, मैं नहीं। मुझको क्लैरिटी कब आई पता है? गवर्नमेंट ने जब, अभी सब लोग इमेजिन कीजिए जितने भी इन्फ्लुएंसर है, 99% ऑप्शंस को प्रमोट कर रहे थे, बिकॉज दे वर मेकिंग लाइफस्टाइल बता रहे, गाड़ी बता रहे। हाँ यार, यूट्यूब वाले तो इतने पैसे नहीं देंगे, तो ये ऑप्शंस में पैसा कमा रहे हैं ना। अभी बीइंग अ इनसाइडर मुझे भी डाउट आ गया, कि मुझे भी फील होने लगा कि इन्होंने ऑप्शन से पैसा बनाया। बीइंग अ इनसाइडर है क्या, तो बाहर वालों को तो स्कोप ही नहीं, उनको तो जो दिखा वो सच लगता है। अभी यहाँ क्या हो गया, अभी अगर आप ऑप्शंस के थ्रू पैसा बनाते हो, आपने एक कोड क्रैक कर लिया, अचानक गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ऑप्शंस के ऊपर आप वीडियो नहीं बना सकते, चार्ट वार्ट बता नहीं सकते, राइट? गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आप ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग कर लीजिए,
पर आप पब्लिक को ना ये चार्ट्स वार्ट बता नहीं सकते, ऑप्शन को प्रमोट नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो सब लोग ने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया? अगर एक्चुअली आपने ऑप्शन से ही आपका कोड क्रैक करके पूरा इतने करोड़ों रुपए की जो आपने जायदाद बनाई, ऑप्शन ट्रेडिंग करके बनाई, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, मेरा ना 80-90% का जो रेवेन्यू आता है ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है और 15-20% मैं कोर्स बेचता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, फेयर इनफ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको कुछ आता है और आप लोगों को सिखाते हो, व्हाट्स रॉन्ग इन बट दैट? एक्चुअली उल्टा ही हो रहा है। नहीं, नहीं, आई विल टेल यू। हाँ, तो अभी आपका गवर्नमेंट ने द मोमेंट बैन लगा दिया, आपका 20% का रेवेन्यू अज़्यूम कीजिए कोर्स या इससे आ रहा था और 80% का मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से आ रहे थे, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करोगे? व्हिच वन वुड यू लेट गो? 80% वाला या 20% वाला? 20%। 20% ना, तो 80% आपके पास स्किल था, तो सब लोग क्रिप्टो के पास क्यों चले गए? बिकॉज़ एक्चुअली इनका जो 80% का रेवेन्यू था, ये ट्रेडिंग से नहीं एक्चुअली आता, कोर्सेज़ इस से आ रहा था कोर्स या से आ जो रहा था। साइड इनकम से आ रहा अभी था। पर लोगों को क्या बता रहा है मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से कर रहा हूँ। अभी लोग सी मैं क्यों ये चीज़ को अच्छी तरह जान पाएगा बिकॉज़ आई वाज़ एन इनसाइडर। तो हुँ, मुझे पता था भाई ये जो बता रहे हैं वो नहीं है। एक कॉ चलो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ या मेरा अंदाज़ भी गलत है, वो भी पकड़ लो। सिंपल लॉजिक है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, आपने आज तक 15, 20, 30 करोड़ बनाए ऑप्शन ट्रेडिंग करके, गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना, वीडियो नहीं बनाता पर मेरा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों 80-90% छोड़ूँ? अरे 70% भी हो, मेरा वो भी क्यों छोड़ूँ? तो यही जो लोग बता रहे हैं इन्होंने पैसा बनाया, पैसा कहाँ से बनाया ये पहले जज करो। हुँ, कोई भी आई विल टेल यू नोबडी शोइंग देयर पीएनएल, मतलब वो ऐसा एक दिन का प्रॉफिट, और आज तो इतने फेक ऐप आ गए, अज्यूमिंग वो भी सच है, पर कोई भी अपना पीएनएल क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या होता है ना, लोग देख रहे हैं यार इसके पास पैसा है और ये ज्ञान दे रहा है मतलब सच है। अरे आप एक्सपीरियंस तो देखो ना। कितने लोग हैं, आई विल टेल यू, यू गो एंड वॉच माय रील्स, मतलब मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, 90% ऑफ द टाइम मैं मेरा लॉस बताते रहता हूँ। आज ही एक सुबह गुजरात से आए थे मिलने के लिए, उन्होंने बोला अरे सर उस दिन मुझको लॉस हो रहा था, आपका लॉस देख के मुझे अच्छा लगा। मैंने बताया मुझे 35 लाख का लॉस हुआ था। तो ही लाइक, मैं बोला मैं हमेशा लॉस बताता हूँ, लॉस क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि देखो भाई सबको लॉस होता है, अगर आपको लॉस हो रहा था मैं भी आपके साथ ही हूँ, एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट टू मेक मनी। अभी जो आपने जो एक बात कही अभी जो ऑप्शंस के बारे में नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो डायरेक्टिव दिया था कि आप ट्रेडिंग और इन सब को प्रमोट नहीं कर सकते बिकॉज़ हेजिंग एंड ट्रेडिंग को एज़ अ करियर वो प्रमोट नहीं करना चाह रही है इंडिया में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये तो आई थिंक एज ओल्ड है, जब से इंटरनेट था, नहीं था, जब जब से सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में लोग काम कर रहे थे। ये एक टाइम टेस्टेड ओवर डेकेड्स है कि ट्रेडिंग से 99% लोग लॉस ही खाते हैं। तो आई एम सेइंग आज जो इन्फ्लुएंसर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग इन सबको कर रहे हैं, बट एक एक हिस्ट्री भी तो होती है ना कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब आई विल टेल यू, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी ट्रेडिंग से पैसा बनता है, नहीं ऐसा नहीं, बट वो जो बनाते हैं ना कभी आके बोलते नहीं, और वो कभी अपना जो फ़ॉर्मूला है ना वो देंगे नहीं लोगों को। इसमें अपना कोई ट्रेड सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। ये जेन्युइन चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि आप जो बिलीव कर रहे हो, जो ऑनलाइन देख रहे हो, वो हर चीज़ सच नहीं होती। चलो अज़्यूम कर लो कि ट्रेड सीक्रेट भी बता दिया, इसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर आपको ऑप्शंस में आपने इतना 10, 20, 25 करोड़ बनाया, आपने इतना ये किया, तो आप वो चीज़ को क्यों छोड़ोगे जस्ट बिकॉज़ गवर्नमेंट ने बैन लगाया? गवर्नमेंट ने दिखाने के ऊपर बैन लगाया, करने के करने ऊपर पर नहीं। बैन नहीं लगाया, प्रमोट करने से बैन लगाया है। एग्ज़ैक्टली ना, सो यू आर स्टिल मेकिंग मनी ना, आप करो। करो ना, क्या फ़र्क गिरता है? सी आई विल टेल यू, मेरा जब मार्केट नीचे गिरा तो मेरा 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ था, राइट? बट ये मैंने बहुत पहले किया था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जभी भी स्टॉक्स नीचे जाते, आई डू इट, मतलब मैं एकदम ब्यूटीफुली रिएक्ट करता हूँ वो चीज़ को, मतलब मैं कुछ करता नहीं, आई एम नेवर इन पैनिक मोड। हाँ, पेशेंस। सोचते रहता हूँ, ऐसा नहीं है यार नहीं, नहीं आ जाएगा, वैसा नहीं। आई डू माय ड्यू डिलिजेंस ऑन दैट कि क्या हो रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। बट अभी कट दिस एंड चेक मी ऑन ऑप्शंस। अब मैं बहुत पहले ऑप्शंस करता था, अगर मुझे 10 या 15,000 का भी लॉस होगा ना तो मैं पैनिक में आ जाता। तो ये मुझे मालूम पड़ा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इससे मैं बराबर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इससे दूर रहना है। यहाँ 1.5-2 करोड़ का नुकसान आज के डेट में भी अगर मुझे ऑप्शंस में लॉस हो जाएगा तो मैं चिढ़ जाऊँगा। द रीज़न क्यों मैं चिढ़ जाऊँगा, बिकॉज़ ऑप्शंस में जब पैसा ज़ीरो होता है ना आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। आपको एक्स्ट्रा पैसा डालना है और उसके ऊपर खेलना है। मगर स्टॉक्स में क्या होता है, नीचे गया ना ऊपर आ जाएगा। हम लोग बीएसई एक जो स्टॉक है जिसने मुझे बहुत पैसा बना के दिया। मतलब 3 साल में मुझे 10x पैसा करके दिया। ये देख लीजिए।
हाउ मच आई इन्वेस्टेड एंड व्हाट इज एक्स रिटर्न्स आई एम मेकिंग, ये देख लीजिए। You invested 9,91,000. हाँ, एंड व्हाट इज द वैल्यू राइट नाउ? 1 crore. 3 साल में 1 crore 8 lakhs. एक्चुअल है ना, यू कैन सी द And, ग्राफ it, and it's going up and down right now as we speak. सो पॉइंट इज, अभी ये मेरे एक अकाउंट का है। You invested 9 lakhs and you made 1 crore in 3 years. एंड इन वन अकाउंट, और 2 अकाउंट है, और उसमें ज्यादा है। And you know why I feel this is important what you just did? What you just did was you actually showed your आई मीन Profile. सी इफ आई एम इन लॉस, अभी एक प्रोटीन करके स्टॉक है मेरा 60% लॉस में, सो बीट यार, है लॉस में। कुछ लॉस होगा कुछ गेन में भी दोगे. नहीं हाँ, बट पॉइंट क्या है, सी आई डोंट वांट टू, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ ना, तो मेरा है अभी, इफ यू चेक माय पोर्टफोलियो, अभी दिस इज वन पोर्टफोलियो, अभी देखिए कितना 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया, कुछ 3 करोड़ का कितना वैल्यू है, देखो अभी प्रॉफिट कितना है, 1 crore 63. तो प्रॉफिट है ना। Yet again I'm telling everyone कि सर ने बनाया है BSC, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस. आप सोचिए, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए. आप फंसोगे तो बुरी तरह ये जाओगे। सर केतन सर को मत पकड़ना. तो तो मेरे फ्रेंड ने, अभी आई सी हाउ पीपल रिएक्ट टू दिस सेम स्टॉक, ये स्टॉक मेरे फ्रेंड ने दिया था मुझे, तो द डे ही मेंशन मी, मैं बोला मैं जरा 2 दिन मेरा ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, आई गेट बैक टू यू। आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड यार ये आई फील दिस इज, ये सोने का खदान हाथ में लग गया है, जबरदस्त है, आई लोड इट अप। तो मैंने आज तक कभी भी मेरे लाइफ टाइम में इतना पैसा स्टॉक में नहीं लगाया था, मैंने पूरा लोड अप कर दिया, और मैं उसको बोला भाई तू 5 लाख मेरे नाम से लगा, लॉस हुआ, अभी ये मेरा फ्रेंड है इसके लिए बोला, लॉस हुआ तो मैं दूंगा, ऊपर गया तो तेरा। अभी उसका प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो ना ट्रेडर है, तो बड़ा प्रॉफिट नहीं देख सकता, उसने 15 या 20% पे पोजीशन काट दी, मतलब उसने मुझको अभी, ये इसमें 2 या 3 बार कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो जब उसने बोला था 750 था, बाद में कॉर्पोरेट एक्शन कर करके कम होता है, तो 700 पे उसने बोला था, 740 पे उसने 850 पे स्टॉक निकाल दिया, और आज भी वो पछता रहा है, बोलता भाई मैंने जो मेरे हाथ का जो छोड़ दिया ना, बिकॉज देखिए ऐसे अभी I'll टेल यू कि ये स्टॉक पे मैंने नहीं करके ना 45 लाख रुपीज लगाया, और आज वैल्यू अराउंड 4.5 करोड़ 3 साल में। अभी द वे आई लुक एट इट, मैं सोच रहा हूँ 3-4 साल है ना स्टॉक में कुछ नहीं होता। अब फिर भी वो बहुत ऊपर हो. नहीं आई टेल यू हाउ इट वर्क्स, आज 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का, तो मैं अजीम करता हूँ 10 लाख करोड़ जाने के लिए इसे 15 या 20 साल लगेंगे। अभी ये बहुत लुक्रेटिव स्पेस में एक्सचेंज है, मोनोपोली डुओपोली है, एनएससी और बीएससी है, और मैं अज्यूम करता हूँ अगले 20 साल में ये 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा। अगर ये 10 साल मतलब 20 साल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, 20 साल में अगर ये 10 लाख का मार्केट कैप होता है, यही मेरी 4.5 करोड़ की पोजीशन 25 करोड़ हो जाएगी। मुझे क्यों करना है, क्यों रिस्क लेना है? आई एम सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, बस मुझे पेशेंस रखना, मुझे पता है 3 साल तक अगर कोई स्टॉक मूव नहीं करता, तब मुझे मेरे दिमाग को शांत रख के बैठे रहना है। Just be patient. यस सी, अभी सिंपल है यार, आपने जब ट्रेन पकड़ ली, विंडो सीट मिल गई, तो वड़ा पाव खाने के लिए उतर रहो मत जाओ, विंडो सीट पकड़ के रखो, छोड़ो मत। मुंबई लोकल में विंडो सीट मिल गई मतलब आपने बड़ा काम किया, राइट? अभी अगेन दैट सेम फ्रेंड 4 मंथ्स बैक वाज, जब 2000 पे स्टॉक था, बोल रहा था अरे बेच देना, इतना बड़ा पोजीशन कैरी कर रहा है। आज कितना हो गया? 4200 हो गया, और मैं बोला भाई देख किधर है अभी। तो ये होल्डिंग, अभी उसका प्रॉब्लम क्या है ना, उससे डर लगता है जब प्रॉफिट 30-40% के ऊपर जाता है, बिकॉज उसको लगता है ये भी चला जाएगा, बिकॉज उसने इतना प्रॉफिट देखा नहीं। ये साइकोलॉजी की वजह से वो क्या करते हैं, भाई पहला मिल रहा है ना, लेके जाते हैं घर पे। आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है, और जब आप बहुत ज्यादा करते हो ना, तब आपका पैसा चला जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, अभी जिनको समझना है समझ जाओ, यहाँ पैसा मानेगा। तो ये क्या, ये आपका एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं ये 2008 में, 2010 से 13 में ये मैं जी चुका हूँ, मैंने ये फॉल्स देखे, 2020 का फॉल भी देखा जहाँ कोविड में नीचे आया, तो ये सब देख चुका, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, यू नो ना, आपको पता है क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो में। आई थिंक जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2008 का फॉल देखा है वो अरे सब यार, बहुत मैच्योर इन्वेस्टर्स अरे हो गए हैं. नहीं यार, मतलब आई टेल यू, Tell me a little bit about the 2008 का scenario for all the new people who have मैं not seen it. 2005 में मार्केट में शुरुआत की, और 2006-7 में मार्केट जो तेजी में था, अभी का तेजी इतना कुछ नहीं, और यार क्या पैसा बन रहा था,
जबरदस्त। और 2008 का फॉलो हुआ ना, आई यूज्ड टू वर्क एज अ डीलर। हमें दिन में 350 से 350 कॉल आने। अभी वो कॉल कैसे रहते, हेलो, हाँ, वो अगर मैं ग्रीटिंग भी देना चाहूंगा, वो क्या बोले, ए ये सब मत बोल, मेरा भाव क्या बोल। 350 से 350 कॉल आने दिन में। जब मार्केट गिरा 1 महीने के बाद, दिन में एक कॉल भी नहीं आने। मतलब हम लोग का बे में अगर रिंग बजता था ना, सब लोग देखते थे किसको कॉल आ गया भाई। 80 90% स्टॉक्स गिरे थे। डाउन, मतलब मैं उससे दर्दनाक अभी तक देखा नहीं। ये कोविड का तो कुछ ही नहीं था। जिन लोगों ने 2008 देखा ना और बोल रहे थे हर्षद मेहता तो उससे बुरा था, जो टेक बबल बस हुआ वो भी उससे बुरा था, पर तब मैं मार्केट में नहीं था। मेरे लिए 2008 सबसे पेनफुल है। निफ्टी वाज डाउन बाय 58%, इंडेक्स वाज डाउन बाय 58%। ये जो कोविड में गिरा था ये 38 गिरा था, कुछ 35 या 36 गिरा था। दैट वाज 58% भाई। मतलब एक एक स्टॉक है ना लिटरली कचरे के भाव में मिल रहे थे। अभी आपको मैं ये सो डू यू थिंक, सॉरी टू कट यू, बट डू यू थिंक उस टाइम पे जो मैच्योर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैनिक नहीं करके और पैसे डाले होंगे? I'll tell you an interesting story. I won't take the name. I think he might have expired. There was a guy called Mr. Pereira. When market was at peak ना, ये फोन करता था, इन्फोसिस का भाव क्या है, टीसीएस का भाव क्या है, रिलायंस का भाव क्या है, और बाद में हमको ज्ञान देता था सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, ये वैल्यूएशन से ना बराबर नहीं है, ये गलत हो रहा है। बाद में वो अब्यूज भी करता था, तो हम लोग ने बहुत बार उसका कंप्लेंट किया। बोले सर, बोला नहीं, हम लोग का ड्यूटी, हमको कॉल लेना पड़ेगा। तो बोला यार क्या साइकी आदमी है, हमेशा फोन, एंड दिन में 4 या 5 कॉल करने का, अलग अलग वो सिस्टम ऑटोमेटेड किसको भी घुमाने का। एवरी टाइम यूज्ड टू कॉल एंड यूज्ड टू से दिस मार्केट इज एट फ्रॉड लेवल्स। बड़ा बस्ट आने वाला। बट यू नो व्हाट आई अप्रिशिएटेड, जिस दिन मार्केट गिरा ना और जब मार्केट बॉटम आया ना, भाई साहब ने दबा के बाइक किया। वो आदमी ने, मार्केट जब नीचे था पैसा लगा और दबा के पैसा लगा। मैं बोलूं नहीं नहीं करके 38 या 40 लाख तब लगाया था उसने। आज के टाइम पे और बहुत हो गया वो। एंड एंड एट बॉटम हिम्मत करके, एंड ही वाज लाइक, जब उसने कॉल किया था ना, ये बाइकर, ये बाइकर, मैंने ऐसा कैसा बात कर रहा है। तो आइडियली जब फोन करेगा ना एकदम, हाँ क्या कर रहे हैं, ये कितने पे चल रहा है, ये जितने भी, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये चिदम्बरम फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये सब मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके मैं नहीं बोल, हाँ हाँ, नहीं फायर। बट देन जब गिरा तो उसने पैसा भी लगाया। तो एक्चुअली दैट शोज कि ही वाज राइट। एंड तब एक्चुअली जब लोगों ने पैसा लगाया ना, अब आइशर मोटर में तब 20 रुपीज या 20 रुपीज का स्टॉक था, या 49 रुपीज का, ऐसा कुछ तो था। तब अगर आप 50,000 की जगह बुलेट, आइशर मोटर मैन्युफैक्चर्स रॉयल एनफील्ड, इज ओनर ऑफ द रॉयल एनफील्ड, तब 50,000 की एक बुलेट की जगह ये लेते थे, तो आपकी आज के डेट में कम से कम वैल्यू होती थी 80 लैक्स वही स्टॉक्स की। और बुलेट की वैल्यू कितनी होती थी 50,000 की, आप सोच लो। कुछ नहीं, डिप्रिशिएट हो कि जीरो। चलो अज्यूम करो आपने अच्छा मेंटेन किया, 50,000 होती थी, उतना ही अच्छा उतनी, मेंटेन किया, ठीक पुराना है। एविंटेज है वो है। ठीक है। आज वो स्टॉक की वैल्यू 50,000 की 80 लैक्स ही। दिस इज पावर। तो जो लोग नीचे पैसा लगाते हैं वही पैसा कम, आप फियरफुल टाइम में ही पैसा बनाते हो। सिंपल है मेरे लिए, फियर इज गुड, गुड। बेसिकली जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही है, आप पर मत हाँ, पर भागो। तब आपके पास कैश पे बैठा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। दैट गाय वाज सिटिंग ऑन कैश, या दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर जो बोलोगे, आज बोल रहे हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी आज बोल रहे हैं ना कि आज अभी के लिए कैश पे बैठो। सी आई विल टेल यू, आई डोंट टेक इन्फ्लुएंसर्स वेरी सीरियसली, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर माय सेल्फ, बिकॉज़ मुझे पता है ये सब कोविड के बाद है। यार नोबडी शोज देयर पीएनएल, नोबडी टॉक। कोई सिर्फ ऊपर सी, मैं उनको तब रिस्पेक्ट करूंगा जब कोई बताएगा यार उन्होंने खुद के अकाउंट में पैसा किया, तो मैं रिस्पेक्ट क्यों नहीं बताऊं। माइट बी इन ऑप्शंस, माइट बी इन क्रिप्टो, उन्होंने कमाया ना कुछ, तो उन्होंने सही किया इसलिए पैसा कमाया ना। सो बेसिकली दे आर सेलिंग द लाइफस्टाइल एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो सीधा बोलता है यार आप इन्वेस्टिंग करो, या ऑप्शंस ट्रेडिंग के चक्कर में मत गिरो, आपका जो काम है इसके ऊपर फोकस करो, खुद की स्किल अपग्रेड करो, लाइफ में बहुत पैसा कमाओ। टेल मी वन थिंग, ये जो अभी जो बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ इंडिया के इसमें पैसे मत लगाओ, इंडिया का स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, बोला है लिटरली, एंड इट्स इन द पब्लिक डोमेन। लोगों ने बोला है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी कुछ नहीं होने वाला है, वॉर चल रहा है, ये हो रहा है, यूएस का प्रेशर है इंडिया पे, चाइना का प्रेशर है, पाकिस्तान का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि ये होना है, मतलब बेसिकली सब इंडिया को अभी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप पैसा डाइवर्सिफाई करके यूएस मार्केट में भी लगाओ और थोड़ा बहुत चाइना मार्केट में भी लगाओ। I'll tell you, 2011-12 में इंडिया वाज इन फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, करेक्ट। और आज का है
टॉप में। द वे इंडिया इज हैंडलिंग जियो पॉलिटिक्स राइट नाउ, डू यू एवर थिंक इंडिया ने ऐसे हैंडल किया है? नहीं। मार्को रूबियो आया है इंडिया में कल या कल या परसों परसों ही कल या आया। परसों में, उसको लो रैंकिंग ऑफिसर गया था रिसीव करने के लिए, सो दैट वाज स्नप टू यूएस। करे? भाई हम लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो ट्रम्प को थप्पड़ गिरी है चाइना में, वो चुप बैठा। देखो जब से ईरान वॉर ऑलमोस्ट सीज फायर हुआ ना, उसके बाद में उसने ट्वीट बाजी बंद कर दी है। लिटरली उसको मालूम पड़ गया ही हैड मेस्ड इट अप। सो आई डोंट थिंक सो। सी, इकोनॉमी वाइज यस वी आर इन प्रॉब्लम, रुपीज डेप्रिशिएटिंग, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। बिकॉज ये क्यों डिप्रिशिएट हो रहा? बिकॉज हमारा 80 या 90% का ऑयल इंपोर्ट्स होता है, और ऑयल इंपोर्ट्स इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। तो जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे, अगेन बहुत सारे लोग हैं ना, सी एफआईसी सेलिंग इन इंडिया बिकॉज दे आर फाइंडिंग कि उनको बहुत सारे लुक्रेटिव मार्केट मिल रहे हैं। अगेन डबल टैक्सेशन का भी इशू हो रहा है, टैक्सेशन। सो देर आर, ऐसा नहीं कि वी आर ऑल गुड, बट इफ यू गिवन मी अ चांस आई विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडिया। व्हाई शुड आई गो आउट ऑफ इंडिया? यार मुझे लग रहा है इंडिया इज द, अभी क्यों यूएस हमारे पीछे पड़ा है, क्यों चाइना हमारे पीछे पड़ा है, और क्यों? आई डोंट थिंक सो इंडिया कभी भी स्ट्रेटेजिकली इतने स्ट्रांग पोजीशन में था। अरे बाहर तो पेट्रोल का भाव 40% से बढ़ा है, 50%, 50% बढ़ा है। 60% से बहुत जगह बढ़ा है। इंडिया तो धीरे धीरे रेस कर रहा है ना, सो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। सो यू नीड टू बिलीव। हाँ अभी फिलहाल, और देखो रुपी हमेशा डिप्रिशिएट होने वाला, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में फर्क है यूएस का और इंडिया का। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से रुपी डिप्रिशिएट ही होगा। मतलब अभी Rupee will never get stronger. आई विल टेल यू, आपकी एज कितनी है अभी? 37, 37, राइट? 3 साल के बाद कितनी होगी? 40. हाँ 40 कैसे हो गया यार? 37 ही रहना चाहिए, ऐसा होता है? इम्पॉसिबल है ना। तो इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म ऐसा है जिस वजह से रुपये हमेशा डिप्रिशिएट ही होने वाला है। इफ यू चेक उनका इंटरेस्ट, So don't you think the average human being will start getting poorer? नहीं, सी इट्स नॉट दैट वे अगेन। अभी इधर क्या होता है कि इफ यू थिंक वी आर गेटिंग पुअरर, तो इंडिया ने सबसे ज्यादा पैसा बना लास्ट के 15-20 साल में, राइट? रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट रेट में फर्क है, तो ये हमेशा से डिप्रिशिएट। यू डोंट, आप ये मत सोचा कि 40 रुपीज जाएगा, और 40 रुपीज जाएगा ना तो भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिकॉज इंडिया में ये आता है ना, व्हाट रेमिटेंस बहुत ज्यादा आता है। Hmm. रेमिटेंस आना कंप्लीटली बंद होगा, बाहर के कंपनीज को कितना इम्पैक्ट होगा। सो अगर ये अचानक रुपये अप्रिशिएट होता ना, तो भी अपने लिए अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, Correct. राइट? Correct. सो ये बैलेंस हमको क्या करना है? रुपये डिप्रिशिएट होगा, अभी हम लोग ने पता है हर साल 3 या 4% डिप्रिशिएट होता, उसके ऊपर जाता तो खराब न्यूज़ है। तो ये कोई भी बोलेगा रुपये डिप्रिशिएट नहीं होगा, तो यार उसका फिर उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स को समझा ही नहीं। I mean, सबसे प्राइम एग्जांपल में कुछ जो भी होता है ना, मैं पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं, लाइक आपने 3 to 4% बोला, आई फील अराउंड 3% के आसपास अगर रहे तो वी आर इन अ नॉट अ वीक पोजीशन. यस यस एब्सोल्युटली। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ जापान को देखो. जापान की जो करेंसी है इट्स क्वाइट अ लो, इफ यू कंपेयर इट टू इंडिया के करेंसी से भी लो है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट कंट्री एंड हाई इनकम कंट्री. ये सी हम लोग अभी हमको फर्क क्यों गिरा है? सी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रुपीज डिप्रिशिएटिंग इज बिकॉज हम लोग ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऑयल का जो भी इंपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है। और लोग ये बोलते हैं चाइना सी यार, जब ट्रम्प चाइना में गया था ना, आई वॉज प्रिटी श्योर यूएस विल नेवर एवर गो विथ चाइना। कैनॉट. कैन नॉट, बिकॉज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना. अभी Cannot. आपको बोला, यूएस का ना हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब यूएस ने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, उन्होंने जापान से स्टार्ट किया था। 1950 से 1976 जापान में था। जापान बिकम वेरी रिच। करेक्ट. जापान ने कभी भी यूएस को आंख नहीं बताया, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अलाई। 1970s में जब जापान का लेबर कॉस्टली हुआ, तो इन्होंने शिफ्ट किया ताइवान और साउथ कोरिया में। ये इन्होंने भी पैसा बनाया 1970 से 1990s तक। इन्होंने भी कभी यूएस को आंख नहीं बताया। 1990s में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई चाइना में। 1990 से 2010 तक ये चुपचाप इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, और किसको आज आग बता रहे हैं? यूएस को. यूएस को। अभी ये दो पीछे इकोनॉमीज थी, और अगर यूएस को चाइना को कंट्रोल, आज के डेट में इंडिया सबसे बड़ा एनिमी है ही नहीं उनका। इंडिया एंड वी आर, हम लोग ने किसको आंख ही नहीं बताया। वी आर राइट नाउ व्हाट यू कॉल प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स, राइट? Correct. हम लोग ने कभी किसको आंख नहीं बताया, तो उनको भी पता है यार ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट उनको प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी यूएस को इंडिया से प्रॉब्लम किया, जिसे उनको कंट्रोल करना चाहिए, उन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सुनती नहीं है। इंडिया और यूएस के रिलेशन कब खराब हो गए? जब Trade deal. बॉम्बिंग हुआ ना, नहीं बॉम्बिंग हुआ ना जब पाकिस्तान में, तो तब से उनके रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि यूएस का बोला जा रहा है वहां बहुत नुकसान होगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। So US never wants a strong China.
यूएन wants a strong India, but इतना ही strong कि that will stay under the US control. And I'll tell you, इंडिया का सबसे आज के डेट में सबसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यूएई के साथ है. इफ यू चेक ना, तो जब उनके किंग यहाँ आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट हिम टू रिसीव, और उनके किंग भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को. और वन ऑफ द रीजन वाई यूएई गॉट आउट ऑफ ओपेक. ओके, ओपेक इज द कार्टेल ऑफ Correct. ऑयल कंपनीज. तो बोला जा रहा है 2 इंपॉर्टेंट विजिट्स हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और अजित डोभाल, और उसके बाद उन्होंने ओपेक के बाहर गए. तो ओपेक के बाहर गिरने के बाद क्या होता है कि दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स. हम लोग कितना भी ऑयल सप्लाई कर सकते हैं और कौन से रेट पे भी बेच सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडर दैट ओपेक OPEC. थिंग. अभी इधर क्या हो गया, अभी इंडिया को कैसे एडवांटेज हो रहा है कि इंडिया क्या बोल रहा है कि हमको ओपेक में यूएई कैन 600,000 बैरल्स उन लोग निकाल रिजर्व रहे में हैं. रखा है. नहीं, उन लोग डेली का निकाल रहे हैं आउटपुट, पर उनका 1 मिलियन से ज्यादा का कैपेसिटी. तो उन लोग अंडर प्रोड्यूस करे जस्ट बिकॉज ऑफ ओपेक ना. अगर ओपेक के बाहर आता है तो इंडिया के साथ, वन आई टेल यू व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट ओनली फॉर 3 आवर्स, बिकॉज वो डील साइन कर रहा है फॉर एनर्जी एग्रीमेंट. एंड यूएई और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. एंड द वे इंडिया इज मैनेजिंग ईरान आल्सो, तो आई थिंक सी जब टर्मोइल में होता है ना तो एवरीथिंग लुक्स यार स्कैटर्ड, ये ठीक नहीं लग रहा है. बट यही 2 साल के बाद देखो, अरे क्या मोदी जी ने काम किया ऐसे और ही. पर ये हमेशा ही होता है ना सर, जब आई फील लाइक हाउ वी से ना, human beings know how to come out of problems. Right now, I might say, and we know how to deal with and find a way around life. रशिया यूक्रेन का हुआ था, तभी भी मार्केट को अफेक्ट हुआ था, पता नहीं क्या होने वाला है वो. बट एक पॉइंट के बाद दैट बिकेम स्टेल न्यूज. आज भी चल ही रहा है. अभी रशिया अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम. बट आई एम सेइंग इफ दिस बिकम्स अ परमानेंट प्रॉब्लम, देन the world will find a workaround and eventually move and find their way. नहीं, और ये हमेशा होता है. सी इनिशियली अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ ना, हमको डायरेक्ट एनर्जी का प्रॉब्लम हुआ, जिस वजह से अभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, और ये ज्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होता है ना, कोई भी डेटा कहता है कि किसी भी वॉर का इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर 28 दिन से ज्यादा नहीं होता, बिकॉज 28 दिन के बाद दे फाइंड देयर वे आउट ऑफ इट. एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इंडियन गवर्नमेंट. 4 दिन में वॉर खत्म किया इंडिया ने. जो पाकिस्तान के साथ किया, जो रिजल्ट चाहिए था वो मिला. इंडिया डिडंट एंगेज इटसेल्फ फॉर लॉ. Correct. ये हमारे लिए भी अच्छी न्यूज. Because India knew we are right now in an economic rise. हम 6% एवरेजली ग्रो कर रहे हैं. कोई 9 है, कभी 5 भी है, बट एवरेज मोटा मोटा 6%, विच इज नॉट बैड. एब्सोल्युटली नॉट बैड. आज एंड द आज साइज, आज जितने भी यंगस्टर्स हैं जो बोल रहे हैं अरे लुक एट यूरोप, लुक एट यूएस, लुक एट दिस वन दैट वन, मैं भी बोलता हूँ कि इतने अच्छी सिटीज हैं उनकी, इतनी डेवलप्ड है, इनके छोटे छोटे गांव. पर अंडरस्टैंड, वो लोग लिबरेट कब हुए थे? यूएस को 200 साल. आज यूएस इज अ 200-year old country. India is not even a 100-year old country. India in 2247 will be far better than what US is. यूएस इज ऑलमोस्ट 450 इयर्स. और ये जो बात कर रहे हैं ना कि यूरोप में ऐसा है वैसा है, आई टेल यू, उन लोग इंडिया का पॉपुलेशन मैनेज नहीं कर रहे हैं. Correct. यू लुक एट द स्केल ऑफ पॉपुलेशन. And the diversity. आज प्राइम मिनिस्टर हिंदी में बोल रहा है तो साउथ में आधे लोग नहीं समझ रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट सिंगापुर's प्राइम मिनिस्टर हैड कम व्हेन ही वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द 90s व्हेन ही कम टू इंडिया. उन्होंने बोला इंडिया इज, द पीपल आर सो डाइवर्स कि कोई हिंदी में अगर स्पीच दे रहा है तो साउथ इंडियन नहीं समझ रहा है. चाइना में एवरीबडी स्पीक्स वन लैंग्वेज, तो जो शी जिनपिंग बोल रहा है वो हर इंसान वही सुन रहा है. देयर इज नो मिसकम्युनिकेशन. So I'm saying we are not just handling a big population, we are handling diversity at its best. एब्सोल्युटली. अभी आप ये चेक करो ना, ये जो मुंबई में नया इन्होंने स्टार्ट किया है कि मराठी बात करो, बीइंग अ महाराष्ट्रियन माई सेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप ऐसा नहीं चला सकते. आप साउथ इंडिया में जाओगे, बोलेगा उधर कन्नड़ा ही बात करो. अरे ऐसा थोड़ी होता है. मतलब आप, दिस इज द रीजन व्हाई ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल किए, बिकॉज Divide and rule. डिवाइड, सी बिकॉज वी आर डिवाइडिंग आवरसेल्फ. द पॉलिटिशियंस आर डिवाइडिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट. अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र की दैवत मानते, जो सबसे बड़ा आइकन है महाराष्ट्र की, उनका राज्य अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक आगे तक था. उन्होंने कभी इम्पोज नहीं किया मराठी. तो ये जो चीज है ना कि मराठी में बात करो, सी बात होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बट आप Your culture should be alive. यस, पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते. अभी कोई मुझे बंगाल में बंगाली बात करो यार, मैं बोला भाई मैं बंगाल छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. देखो, जगह का रेस्पेक्ट होना चाहिए. बीइंग अ महाराष्ट्रियन, आई डोंट व्हाट यू कॉल सब्सक्राइब टू द फिलोसफी. आई विल गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग, very controversial thing. I belong to a community
which is native of Mumbai. There are Agri, there are Kolis, and there are Parsis. These are original natives. Everybody else is from outside. करेक्ट. बाकी जो भी कोंकण से आए, घाट से आए, सब बाहर से आए. तो मैं बोलूँ आप निकल जाओ, नहीं उन्होंने भी तो मुंबई को बनाया ना. मैं बोलूँ भाई मैं लोकल है, तुम लोग महाराष्ट्र का छोड़ो, आई टेक इट, आई यू नो व्हाट इट, मैं और डीप में जाता हूँ. चलो यूपी बिहार वाले को, सबको बाहर वाले को बाहर निकाल दो, छोड़ो. पर आप जो महाराष्ट्र का है ना, महाराष्ट्र का है ना, वो भी आप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुंबई हमारा है, ऐसा बोलोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना. उन्होंने भी तो बनाया है ना. आज यूएई और इंडिया का भी तो अच्छा है बिकॉज यूएई नोज दैट दुबई और इन सबको बनाने में सबसे ज्यादा इंडियंस का ही हाथ है, सबसे ज्यादा. दैट इज वाई. ये सब जो होता है ना, ये सब जो होता है ना, तो ये इंडिया को डिवाइड करता है. सर लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी हॉट राइट नाउ. मैंने एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पे एक बंदा आया था, उन्होंने 3 प्रेडिक्शंस दिए थे. रुपी विल हिट रुपीज 150, पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय होम्स इन द फ्यूचर, और एक और प्रेडिक्शन था. चलो एटलीस्ट दीज 2 प्रेडिक्शंस इज व्हाट हिट मी. रुपी 150 पका जाएगा मगर उसे बहुत समझ जाएगा, तो इट विल गो. बट इमीडिएटली नहीं होना. सी दिस आर ऑल हेडलाइन मेकर यार. मतलब आई लाइक बाय होम, क्यों नहीं वो लोग घर खरीद सकते? लोगों का हो रहा है यार. मतलब सी कि मुंबई में इतना प्रॉपर्टी रेट इतना इन्फ्लेट हो रखा है कि बिकॉज हाउसिंग एक्स्ट्रा होम्स है लाख के आसपास कुछ, पर लोगों के पास घर नहीं है एक तरफ, बिकॉज हाई एंड होम्स बन रहे हैं, लो कॉस्ट होम्स नहीं बन रहे हैं. अभी आप मुंबई के बाहर जाओगे तो लो कॉस्ट बन रहे हैं ना. मुंबई के बाहर आई एम टॉकिंग अबाउट सो सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी मुंबई दिस इज मुंबई, दिल्ली, नोएडा, ये सारी चीजें. और ये किसने बना के लगा? यही पॉलिटिशियंस में बना के रखा ना एलिट. अभी एक्चुअली आप जाके देखो बिल्डर के ऊपर की बहुत प्रेशर है, उनके ऊपर भी. उनका, उन लोग जितना बोलते हैं, जितना हम लोग का कॉस्ट होता है उसका हम लोग का 40% तो हम लोग को गवर्नमेंट को देना होता है, ब्याज, टैक्सेस और उनका ऊपर से कमाई वगैरह. अगर उन लोग उनकी कमाई आधी करते तो यहाँ प्राइसेस भी कम हो जाएंगे. ओके, सो People are- 150 होगा. इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस तो बढ़ते ही रहेगा, बट समय लगेगा ना. इट वोंट बी लाइक अरे कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. नहीं नहीं, दैट अरे पागल, मतलब इकोनॉमी डूब जाएगा अपना पूरा, That's what I'm देश saying. डूब जाएगा. That's तो वो मेरे हिसाब से हेडलाइन के लिए था. बट आई डाउट कि इमीडिएटली, एटलीस्ट नॉट इन नेक्स्ट 7-8 years. तब तो स्टॉक मार्केट में आप कमा भी लोगे अगर आप हाँ. टिकोगे. ओके, एनीवे सर, अब चलते हैं एक हॉट टॉपिक पे जो अभी बहुत चर्चा में है. आपने कहा था जो भी हॉट टॉपिक होता है उससे दूर रहो, बट एक हॉट टॉपिक है जो बहुत ही चर्चा में है, वो है क्रिप्टो. अब जब सब कुछ उथल पुथल है, अब क्रिप्टो के ऊपर बहुत अभी आग, फैनिंग दी फायर हो रहा है. अभी I'll tell you, सब लोग दुबई जा रहे हैं ना. दुबई क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं. अभी एक है ना, मैं ऑफ लेट है ना एक वीडियो देख रहा था. तो आजकल आपको क्रिप्टो कैसे बेचा जा रहा है पता है? एक तो एक्सचेंज है क्या ब्रोकर है, आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ता. एक्सचेंज और ब्रोकर में जमीन आसमान का फर्क होता है. तो बोलता है ये फलाना ब्रोकर है या एक्सचेंज है, ये FIU रजिस्टर्ड है इसीलिए सेफ है. तो मैंने FIU रजिस्टर्ड और सेफ्टी का क्या है? FIU रजिस्टर्ड इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. अभी ये जो टास्क फोर्स इसका काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ध्यान रखना. मतलब क्या है? इंडिया के अंदर और बाहर कितना पैसा जा रहा है, और ये पैसा क्या इलीगल एक्टिविटीज के लिए, ड्रग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए और टेररिज्म के लिए यूज किया जाता है. ये यूनिट का काम वो है. वो यूनिट का काम ये नहीं है कि आपने क्रिप्टो बाई की, आपके ब्रोकर ने बाई दिया नहीं उसका. तो FIU रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. और ये लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं सेफ्टी के हिसाब से. मतलब कितना मिस इन्फॉर्मेशन है और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है. एवरी ब्रोकर हैज टू बी FIU रजिस्टर्ड. ब्रोकर के लिए इतना नहीं होता, बिकॉज ब्रोकर का तो इन हाउस भी होता है. करेक्ट. पर ये जो भी बाहर से डीलिंग, Exchanges. एक्सटर्नल जो इंडिया के बाहर पैसा जाता है ना, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग उन लोग ध्यान रखते हैं कि पैसा किधर जा रहा है. तो अगर आप FIU के साथ रजिस्टर्ड हो तो दैट डजंट मेक यू सेफ. क्रिप्टो में क्या होता है ना, आपको पता है आप ट्रेस नहीं कर सकते. तो उन लोग को पता होना चाहिए भाई ये पैसा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है. दैट इज द रीजन. तो ये लोग क्या बोलते हैं अपने इन्फ्लुएंसर लोग, FIU रजिस्टर्ड इज सेफ. FIU रजिस्ट्रेशन का और आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है उसका कुछ भी संबंध नहीं है. आपको प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे या कुछ उल्टा सीधा काम अनलीगल करोगे तो. एक्टिविटीज करोगे. और आपको पता है बहुत सारे ये जो ब्रोकर्स है ना, एक दो ऐसे ब्रोकर्स है जो काउंटर पार्टी ट्रेड ले रहे हैं क्रिप्टो में. मतलब क्या होता है? अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं. एग्जैक्टली काउंटर, मतलब कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप देखो. आप अगर BSE TCS ये स्टॉक बाय करते हो, तो जब मैं TCS बाय करता हूँ तो ऑफकोर्स किसी ना किसी ने सेल किया होगा, करेक्ट. तो ही मैं बाय कर सकता हूँ. अगर कोई सेल नहीं करेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं. नहीं. अभी बीच में कौन है? NSE है. NSE एक्सचेंज है, राइट?
तो वहाँ बाइंग सेलिंग होते हैं। एनएसई ब्रोकर्स को मैनेज करते हैं और ब्रोकर्स क्या देखते हैं कि भाई जिसने स्टॉक बाई किया उसको स्टॉक मिला क्या और जिसने बेचा उसको पैसा मिला क्या। प्लस ये पूरा जो रेगुलेटरी एम्बिट है इसमें काम हो रहा है, मतलब कुछ रूल्स ब्रेक नहीं हो रहे, कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन नहीं हो रहा, स्टॉक्स बराबर हो रहे, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। रेगुलेटर का काम है जो कि सेबी है, एनएसई एक्सचेंज है। तो अगर सोचिए कल मैं बाई कर रहा हूं और वो बेच एनएसई रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कौन बेच रहा है, कोई तो सामने वाला भाई। अभी आपको पता है क्रिप्टो ने, जब हम लोग यस यस करते हैं ना उधर अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसने कहा है कि काउंटर पार्टी ट्रेड वो एक्सचेंज लेता है। मतलब अगर मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली सेल वो एक्सचेंज, मतलब जो ब्रोकर है ना वो कर रहा है, सामने कोई नहीं सेल कर रहा है। अगर आप बाय कर रहे हो तो सेल वो कर रहा है, अगर आप सेल कर रहे हो तो बाय ब्रोकर कर रहा है, सामने वाला कोई आदमी ही नहीं है। So exchange is the buyer and seller. और उन्होंने उनके प्रॉपर डिस्क्लेमर में लिखा है ये चीज। सो दिस इज, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। So then he can manipulate whatever he wants. मैनिपुलेशन का छोड़ दो, अगर यही अगर एनएससी बीएससी में होगा तो ये पार्लियामेंट में आवाज उठेगा, मतलब ये तो होना ही पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा अभी, चलो ये भी कर दिया उन्होंने, बिकॉज वहां रेगुलेशन नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आई कैन डू वॉट एवर, ना आई एम मेकिंग माई रूल्स। आप यही अगर आपको स्टॉक लिस्ट करना है तो यू कैन नॉट मेक इट रूल्स, आपको बाय लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के गाइडलाइंस। आज के डेट में इंडियन ब्रोकर्स के ऊपर इतना प्रेशर है रेगुलेटरी, आप एक कंप्लेंट डाल दो, जस्ट डाल दो सेबी में, ब्रोकर के यहाँ से फोन आएगा, सर क्या हुआ करके, उनको सॉल्व करना है, टैट होता है, वरना उनके ऊपर फाइन लगती है। अभी इधर तो रेगुलेशंस नहीं है, आप कंप्लेंट किसको करोगे, एफआई को। एफआई बोलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, भाई मैं तो नहीं देख रहा है, तेरा ब्रोकर ने फ्रॉड किया, तुम क्राइम में जाओ, ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, वो लोग देखेंगे। तो यहाँ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना, यहाँ हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी। अब ये जो काउंटर ट्रेड ब्रोकर ले रहा है, अभी ब्रोकर किस लॉजिक के ऊपर ट्रेड ले रहा है पता है, आंख बंद करके आप बाई करो या सेल करो, काउंटर ट्रेड ये ले रहा है। ये लॉजिक के ऊपर देख रहा है कि ये बेवकूफ है और ये ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इंडिविजुअली यू माइट मेक अ प्रॉफिट बट ग्रुप ऑफ पीपल विल इवेंचुअली मेक अ लॉस। इसीलिए तो काउंटर पार्टी ट्रेड ले रहे हैं ना। नहीं तो वो ये नहीं देख रहा है कि मैं बाई का ही ट्रेड लूंगा या सेल का ही ट्रेड लूंगा, तुमको जो करना है करो, ऑपोजिट साइड के ट्रेड हम लोग लेंगे ऑन व्हाट काउंट, बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। तो ये पूरे कलेक्टिव ट्रेड्स काउंटर पार्टी के क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों ले रहा है, बिकॉज उसको पता है ही इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि दिस इडियट्स आर गोना मेक अ लॉस। बिकॉज जब मुझे प्रॉफिट होता है तो किसको तो लॉस हो रहा है ना। Correct. तो अगर इथेरियम मैंने बाई किया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रोकर को मतलब एक्सचेंज को लॉस हो रहा है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। एक तो ये पैसा देगा नहीं, गड़बड़ी होगा, ऑर्डर नहीं गया, या वो ये चीज के ऊपर बैंक कर रहा है कि तू गधा है और तू कभी पैसा नहीं कमाने वाला। अब इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ओपनली चल रहा है। मेरे को तो क्रिप्टो फ्रॉड लगता है सर। एक टाइम आएगा, आज नहीं 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब ये बबल फटेगा ना। एटलीस्ट देखो, मेरा ना क्रिप्टो फ्रॉड है क्या नहीं पता नहीं, मगर जो चला रहे हैं 100% फ्रॉड है, इतना नहीं बट इतने साल हो गए क्रिप्टो को सर। सिंपल क्वेश्चन एक आम आदमी को पूछना चाहिए जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आपने बोला कि काउंटर पार्टी ट्रेड हो रहा है, सामने वाला कोई है नहीं, रूल्स एंड सब जगह। रेगुलेशंस। I'll clear है, ये सब जगह नहीं है, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, आई एम सेइंग मतलब व्हाटएवर, देयर इज अ लूपहोल ना। हाँ आज आप यूएस के मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज द यूएस मार्केट, डाउ जोन्स जो भी है वो सब एक मीडियम का रोल प्ले कर रहे हैं। करेक्ट। बराबर। डाउ जोन्स कैन नॉट से दैट टुमारो दैट ओ आई एम द काउंटर पार्टी। ऑफ कोर्स, मतलब ये यार, दिस इज वर्ल्ड वाइड योर स्टॉक मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशंस। करेक्ट। और फाइनेंस मिनिस्टर आगे ऑन रिकॉर्ड बोल दिया वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस एंड पीपल वांट टू डू दैट यार। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो आई फील लाइक क्रिप्टो में जब भी कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, एक तो सर व्हाट वुड यू से दैट, अगर कोई है कि मेरे को करना ही है इन्वेस्ट, मेरे को पता है ठीक है क्या रिस्क लेना तो एक चाहिए, काम करो, वो वाला रिस्क लो जहां से अगर आपको उतना पैसा जाता है तो आपको फर्क नहीं होता। मतलब वो भूल जाओ पैसा वाला रिस्क लो कि ये पैसे मेरे पास थे ही नहीं। क्रिप्टो का ये जो टॉपिक है ना, 2-3 हिस्सों में, एक तो जहां जेन्युइनली क्रिप्टो ट्रेड होता है वो है, मैं हमारे इंडियन साइड की बात कर रहा हूँ जहाँ रेगुलेशंस नहीं है। अभी यूएस में अगर आप जाओगे तो वहां फंस सकते हो ये सब काम करोगे तो। मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, अभी क्रिप्टो कितना लेजिटिमेट है, चलेगा नहीं चलेगा वो तो अलग टॉपिक हो गया, इंडिया में किस तरह ऑपरेट हो रहा है मैं इसका बोल रहा हूँ। अगर ये यूएस में हो जाएगा तो यार काउंटर पार्टी ट्रेड लेगा तो यार दिमाग खराब होगा, मतलब चल क्या रहा है लिटरली, ये तो मतलब क्या बोलते हैं ना, ये चोरी हो रही है दिन में और कोई कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने उनका बकायदा इन इंडिया, डिस्क्लोजर में दिया है। इन इंडिया हाँ,
और ये नॉट इन पता है यूएस। नॉट इन यूएस। तो वुड यू सजेस्ट दैट अगर कोई क्रिप्टो में डालना चाहता है तो यूएस के क्रिप्टो मार्केट में डाले या दुबई के क्रिप्टो मार्केट में डाले? ऑफ कोर्स डाल सकते हैं ना। सी बिकॉज वहां पे एटलीस्ट देयर इज रूल्स एंड आई रेगुलेशंस। एम नॉट सेइंग कि ये जो हमारा बात हुआ ना, ये इंडियन मार्केट और इंडियन एक्सचेंजेस के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये यूएस में चलता है बहुत सारा, बिकॉज अगर आप देख रहे हो वहां से BlackRock तो शुरू हुआ है। और बहुत सारे लोग वहाँ पैसा भी लगा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब जो हम लोग नॉर्मल लोग जहाँ पैसा लगाते, भाई आपके नाम आपको तो भाई पूरा ठगा जा रहा है। कितने लोग बोलते पे आउट वगैरह नहीं आता, इसके बहुत सारे कंप्लेंट्स गए और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और लोगों को पैसा लगाना है उधर, क्या बोल सकते हैं। और बाद में वो बोलेंगे कि यार तो इसलिए लोग दुबई जा रहे हैं आप कह रहे नहीं हैं? क्यों क्योंकि क्यों दुबई जाए? में एक रेगुलेटरी है। नहीं पर बहुत सारे देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को इंडिया के एम्बिट में काम नहीं करना है, चलो बाहर। अभी ये आई टेल यू, जिसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा वो इंडिया में रहेगा। अब जो पकड़ा गया वो यूके चला गया टेप पकड़ने के। अगर आप सच है तो इंडिया में रहोगे ना, ट्रू घूमने ट्रू। के लिए जाना है जाओ। व्हाई दे आर गोइंग आउटसाइड? बिकॉज दे वांट टू डू थिंग्स व्हिच आर इन नॉट इन लीगल एम्बिट ऑफ इंडिया ना, True. लीगल एम्बिट ऑफ दिस कंट्री। ट्रू ट्रू। अरे आई टेल यू, क्रिप्टो बिटकॉइन ने जो लास्ट के 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं, इफ यू चेक द रिटर्न्स, उससे ज्यादा कितने तो सारे इंडियन स्टॉक्स में दिए। सो वो जो था ना बिटकॉइन का मजा, वो 2010 से 2017-18 तक था, जहाँ फटे पैसा बना उधर, ऐसा नहीं कि नहीं बना। पर उसके बाद वो वाले रिटर्न्स नहीं मिले। अभी फिलहाल लास्ट के 5-6 ईयर में तो शायद 300% या 400% भी एक ईयर में क्रॉस नहीं किया। एक टाइम तो ऐसा था जहाँ 9000% रिटर्न, 4000% रिटर्न एक साल में मिले। अभी वो वाला नहीं मिल रहा है। सो जो फ्लेवर था, इसीलिए तो दे गो फॉर दैट स्मॉल क्रिप्टो, एक्सपेक्टिंग कि यार ये फटेगा, बिटकॉइन होगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लॉटरी खींच रहे हो। एक्चुअली सर मैं बोलता हूँ हर इंसान को है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने लास्ट एपिसोड आपके साथ जब किया था और हम बैठ के बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने एक अपने लिए है ना एक चार्ट बनाया। एफडी में ये है मेरा, पीपीएफ में अगर ये डालूं, म्यूचुअल फंड में ये डालूं, ठीक है। समझो एक इंसान है, उसको एक 10 लाख रुपए डालने, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग एक एग्जांपल के तौर पे, देन मल्टीप्लाई करते रहो। 10% एक म्यूचुअल फंड ओवर 15 ईयर्स एटलीस्ट 10% तो देगा ही। एम्फी बोलते 12.5 आई एम सेइंग मिल 10% जाएगा, मैंने हाँ, बोला मिल जाएगा, कि मतलब मिल जाएगा। अपना निफ्टी 50 भी लोएस्ट 10% तो दिया ही है। मैंने वो पकड़ा था कि निफ्टी 50 ने अपने वर्स्ट में भी 10% दिया। एक 10%, एक 12% और एक 15% का चार्ट बनाया। अब मैंने बोला कि अच्छा एफडी में अगर ये करूँ, एक तो मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा है लिटरली 6%, अपना अपना इन्फ्लेशन मोटा मोटा लाइफ में लाके 6% पे ही चल रहा है। तो आपका पैसा जो बढ़ भी रहा है, आप बस वही लाइफस्टाइल पे अटके हुए हो। बराबर है। 10% मैं बोलता हूँ, पीपीएफ 9%, 7% है पर टैक्स फ्री है, तो अगर आप एक वो करोगे तो 9% मोटा मोटा हो जाता है। मैं बोलता हूँ 10%, अगर 10% भी अगर आपका ग्रो हो रहा है, जो होगा एक्चुअली 12% प्लस ही होगा। आई एम सेइंग वर्स्ट कम वर्स्ट भी अगर 10% हो रहा है, तो भी आप इन्फ्लेशन को 4% से बीट कर रहे हो। एब्सोल्युटली। आपके लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से प्लस 4%। एफडी में क्या हो रहा है, आप टैक्स दे रहे हो, हर साल मैच्योरिटी पे टैक्स देना पड़ता है। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप बेचोगे तब टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। तो यहाँ आपको टैक्स वो भी एलटीसीजी देना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको टैक्स, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ गए तो आपकी तो मौत हो गई ना इधर, करेक्ट। मतलब आप तो इन्फ्लेशन के नीचे चले गए। सो पॉइंट क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू मेक, अभी सी लास्ट टाइम ये ऑडियंस के लिए कि हाउ योर होस्ट इज स्मार्टली इन्वेस्टिंग मनी, हम लोग ने बाद में बात किया था कुणाल जी से, तो मैंने बात किया कि ना आप ये कर सकते हो। उन्होंने मेरी राय ली पर पूरी इम्प्लीमेंट भी नहीं की, जो कि बहुत सही था। उन्होंने वो क्या मेरे किया, लाइफस्टाइल के हिसाब से जो मेरे को भी मेंटली पीस दे। तो आपने क्या किया, जरा ही लगा दिया। तो आई अप्रिशिएट इट, मतलब ये अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किससे भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो उसके माइंडसेट से बात करे। तो आपने क्या किया, नहीं ये जो बोल रहा है ये करना भी है, पर अगेन पूरा भी बात नहीं सुनना है, तो आपने जरा हूँ की। पीपल ऑल्सो हैव टू गो अबाउट कि यार ठीक है ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये अच्छा बात कर रहा है, पर आपको भी आपका दिमाग लगाना है। अभी मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर भी भरोसा मत करो यार, आप जाके क्रॉस चेक करो। दिस इज वेरी आप इंपॉर्टेंट। अपना स्टडी करो, अपना रिसर्च करो। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अब जो लोग ऑलरेडी से 15-20 साल से मार्केट में हैं, ये मैं मालूम है क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि जो 20 साल से समझो मार्केट में है, एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड लमसम्स किए हैं, जो भी किया है उन्होंने, समझो उन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में डाला ही नहीं है, उनको नहीं आता है, वो काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार ये हेडेक नहीं चाहिए, मैं अपना एसआईपी हर महीने कर रहा था, 20 साल से कर रहा हूँ।
आज उनकी पोर्टफोलियो जब इतना डाउन है मार्केट, हम्म, आज भी वो अप ही होगी, क्योंकि यस ओवरऑल यस 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 आई थिंक वो एग्जाम्पल एक्चुअली सबसे पहले पढ़ना चाहिए लोगों को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। टाइम फ्रेम आपको ना मैं एक फंड का एग्जांपल देता हूँ। जी। अगेन डिस्क्लेमर है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। निप्पॉन स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एट दैट टाइम। 2017 में एक साल में 64% के एक्सायर रिटर्न दिए सिंगल ईयर। 2017 64% एक्सायर रिटर्न्स और एब्सोल्यूट में 28% था। सो एवरीबॉडी 2018 में एवरीबॉडी वाज लाइक यार यार निप्पॉन स्मॉल कैप ही बाय करना है। अब निप्पॉन 2018 में निप्पॉन स्मॉल कैप में -15% के एग्जैक्ट 14.94% के नेगेटिव रिटर्न दिए 2018 में। मतलब अभी 90% लोग निकल गए, क्योंकि 2018 के रिटर्न देखे, 2017 के रिटर्न दिखे और 2018 में तो माइनस हो एक गया। साल में एक साल में उन्होंने 64% के रिटर्न दिए थे 2017 में। 60% प्लस। 60% 2000 एक्सायर रिटर्न है, दिस इज फॉर एसआईपी। या 2018 में -15, 2019 में अराउंड 4% के रिटर्न्स। अब 99% लोग निकल गए। अभी 2017 से लेके 2025-26 तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट्स आर डाउन, उसके एक्सायर रिटर्न्स आर अराउंड 19 to 20%। और क्या चाहिए? लवली। सर जाते जाते अभी आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि इस वक्त जो है पैनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिनकी एसआईपीज है वो चालू रखे, बंद करे, जो भी आप एक ऐसे सिचुएशन में आप इतने क्लाइंट से डील करते हैं, आपके पास हज़ारों सवाल आते होंगे, आप एक एडवाइस ऐसा, आप मल्टीपल एडवाइसेस या एक एडवाइस ऐसा दीजिए जहाँ पे लोगों को दिमाग में शांति रहे कि डोंट वरी। अभी जब वॉर शुरू होता है, वोलेटिलिटी आती है, राइट? अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपका पैसा टाटा मोटर्स में लगा है और टाटा मोटर्स का स्टॉक नीचे आता है, तो आप डर जाते हो। पर टाटा मोटर्स में काम करने वाला कभी डरता नहीं है। इन शॉर्ट क्या है पता है, देखिए, आपको डरना नहीं, ये सब होते रहता है और ये हमेशा से रहा है। तो ये चीज़ है, लोगों को एक्चुअल आपको जहाँ डर लगना चाहिए, आप डरते नहीं, बिंदास काम करते हो, आपको पता है आपकी कंपनी चलने वाली। अगर आपकी आज यहाँ कंपनी चलने वाली है, तो आपका स्टॉक भी चलने वाला है। समय दीजिए। एसआईपी चालू रखना चाहिए लोगों को। 100% उल्टा बढ़ाना चाहिए। ओके। विड्रॉ करके जो एडवाइस दे रहे हैं लोग, कैश पे बैठो, गोल्ड पे बैठो, उन्होंने खुद ने पैसा कर लगाया क्या, पहला पूछना चाहिए। तो जो है वो चलते रहने देनी चाहिए। डू नॉट रिमूव फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। These are the best time to invest. You will only know जब देखो आपके खराब दिन कितने खराब थे ना, ये कब मालूम पड़ता था, जब आपके अच्छे दिन आते। ओके, गोल्ड में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड एसआईपी सिल्वर एसआईपी धीरे धीरे करके, एसआईपी एक साथ नहीं, एक साथ। कमोडिटीज में, गोल्ड और गोल्ड में तो लगाना चाहिए पैसा, मगर धीरे धीरे करके, मतलब अपने एक साथ रेगुलर, नहीं, सो एक साथ एक्सपोजर नहीं, आपका डाइवर्सिफाइड एक साथ नहीं। अभी 2000 जैसे 2021 और 2021 टू 2025 का 2024 के एंड तक गोल्ड 64-75 था, तो उनके बीच में था। सोचिए ना, जो लोगों ने जरा 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 करके पैसे लगाए हैं, तो 2025 में उनको अचानक बड़ा रिजल्ट मिला ना। पर किनको रिजल्ट मिला? जो लीन पीरियड में गोल्ड के साथ थे, 2021 से 2024 के एंड तक, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया, उनको 2025 में बड़े रिटर्न्स मिले, क्योंकि 75,000 से 1.5 लाख हो गया, करेक्ट, डबल। डबल हो गया। पर पैसा किसको मिला? जो लोगों ने लीन पीरियड में गोल्ड के ऊपर अपना धीरे भरोसा धीरे बिताया। धीरे धीरे तो कर। हमको भी स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसा बताना है। सर लास्ट सवाल के, लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी से एक आदमी अमीर नहीं हो सकता। हो सकता है, समय देना चाहिए। जैसे सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपके पास आज 1 करोड़ है, 15% का ईज़ी कैलकुलेशन के लिए हम लोग समझते हैं। अभी 1 करोड़ का हर 5 साल में पैसा डबल होता है, तो 1 करोड़ के 5 साल में कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। 5 से 10 साल में कितने हो जाएंगे? 4 4 करोड़। करोड़। 10 से 15 साल में 8 करोड़। 8, और 15 से 20 में 16। 16, लास्ट वाला लेते हैं। और 20 से 25 में 32। 32। पहले 5 साल में कितने बने? 1 करोड़ बने ना, 1 करोड़ लगाया तो 1 करोड़ मिला। और लास्ट के 5 साल में कितने बने? 16 करोड़ बने। 16 से 32 गया ना? ये क्या बताता है? पहले 5 साल में सिर्फ 1 करोड़, मतलब 1 के 2 हो गए, मतलब आपका प्रॉफिट 1 करोड़ का था। और 20 से 25 साल में कितना हो गया? 16 से 32 हो गया है। यानी 16 करोड़ आपके बने। मतलब पहले 5 साल में 1 करोड़ और लास्ट के 5 साल में 16 करोड़। तो पैसा बनने के लिए टाइम लगता है। कंपाउंडिंग हर एक चीज़ में आती है। जब आप आपकी एक्टिंग शुरू करते हो, तो शायद आपको जो 5 या 10 साल लगता है सीखने के लिए, बाद में आपको लगता है यार ये तो मैं फटाफट सीख लूँगा। पर पहला इनिशियल फेज़ होता है, वो सबसे टफ होता है। करेक्ट। तो समय दो,
पैसा बनेगा। आप ये बोलोगे फटाफट तो नहीं बनेगा। एक Correct. गुजराती मारवाड़ी को यार धंधा सेट करने के लिए कितना साल लगता है? उसका एक्चुअली जो उसका बच्चा, उसका कंपाउंडिंग तो उसका बच्चा खा रहा है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। थैंक यू सो मच सर, अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। बहुत मजा प्लेजर, आया प्लेजर, आपसे बात प्लेजर। करके, एंड होपफुली वी विल हैव अनदर सेशन सून। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्लेजर। प्लेजर सर। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले।